नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान का है और प्रिंस सलमान के विषय में जितना ही तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और वो तारीफ़ के काबिल इसलिए हैं क्योंकि जो इस्लामिक थॉट है, लंबे समय से 1500 सालों से जो चल रहा है, उस थॉट को उन्होंने पलट कर रख दिया है। उनके रिफ़ॉर्म्स के विषय में अगर माना जाए तो उन्होंने इतने सारे रिफ़ॉर्म्स किए हैं कि सोचना भी मतलब उसकी लिस्ट रखना भी थोड़ा कठिन काम हो जाता है। बात यहाँ पर आती है कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस में गुलाम रखना। हम सब जानते हैं भारत पर तो गुलाम वंश ने भी शासन किया, यानी कि आक्रांताओं के गुलामों ने भी भारत पर शासन किया है। भारत में अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज भी अंग्रेजी या इंग्लैंड के राजा के सरकार और सरकार के कर्मचारी और कर्मचारियों के कर्मचारी थे। भारत कभी कभी इतना निकृष्ट हो जाता है कि गुलामों के गुलाम भी भारत पर शासन कर लेते हैं। गुलामों के गुलामों ने भारत पर शासन किया है, इसलिए ये बात तो तय मानी जानी चाहिए कि एक प्रैक्टिस गुलाम और कनीस, हरम में कितनी कनीज़ें हैं, हरम में कितने लोग हैं, ये सब बातें हमने सुनी होंगी। लेकिन क्या वहाँ पर ये ख़त्म हो सकता है? क्या ख़त्म किया जा सकता है? हम सब ने देखा कि उन्होंने महिलाओं को लेकर राइट्स शुरू किए, मतलब महिलाओं को लेकर उन्होंने अधिकार दिए कि भाई ड्राइविंग का अधिकार है, बुर्का कंपलसरी नहीं है, महिलाएं स्वच्छंद रूप से घूम सकती हैं। जबकि प्रिंस सलमान की अगर एज देखी जाए तो अभी वो 40 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो 24 वर्ष की आयु में सिस्टम में आया हो, आज 15 वर्षों से वो काम कर रहा हो, अपने देश का डिफेंस मिनिस्टर रहा, अपने देश का शाहशाह रहा, अपने देश का वो क्राउन प्रिंस हुआ 2015 में और फिर प्राइम मिनिस्टर भी हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया, चूँकि सऊदी अरेबिया पूरे इस्लामिक जगत को रिप्रेजेंट करता है और सऊदी अरेबिया ही वो देश है जिसकी तरफ पूरे संसार का मुसलमान बैठकर वहाँ नमाज पढ़ता है, उधर ही नमाज पढ़ता है, सऊदी अरेबिया की तरफ ही नमाज पढ़ता है। जैसे लगता है कि सारे संसार के मुसलमान ने मान लिया है कि धरती पर कहीं अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो केवल उधर ही मिलेगा, इसलिए उधर मुँह करके नमाज पढ़ता है। उधर मुँह करके सूसू नहीं करता, उधर मुँह करके कुछ और वैसा नहीं करता। एक सज्जन ने मुझे लिखा कि वो एक दिन मुंबई में थे और मुंबई में पश्चिम की तरफ कोई नाला होगा, वहाँ खड़े होकर पेशाब करने लगे। तो उनका एक दोस्त था, वो मुस्लिम था, उसने उनसे कहा कि यार किधर मुँह करके तुम कर रहे हो? तो ना, क्यों, क्या हो गया, इधर नाला है? तो बोले नहीं, इधर पश्चिम दिशा है। आप सोचो कि जब मानसिकता इस स्तर पर आ जाती हो, तो ऐसी मानसिकता के रहते हुए प्रिंस सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंस सलमान का विज़न 2030 और विज़न 2030 ये कहता हो कि वो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चलाएंगे, वो अपने यहाँ जो स्कूलों में सिलेबस चलाएंगे, उस सिलेबस में भारत के राम कृष्ण और भारत की फ़िलॉसफी भी शामिल होगी। भारत का मुसलमान मदरसे में ले जा रहा है। जब सरकार नियम बनाती है कि अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, साइंस पढ़ानी चाहिए, मैथ्स पढ़ानी चाहिए, तो कहता नहीं, दीनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए। उधर प्रिंस सलमान ये सब कुछ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि संसार भर के सभी दीनों की नॉलेज हमको होनी चाहिए। जो बहाविज़्म सऊदी अरेबिया में बड़ी तेज़ी से हावी हो गया था, बहाविज़्म के पैर अगर किसी ने कमज़ोर किए हैं या काटे हैं तो वो प्रिंस सलमान थे। प्रिंस सलमान वहीं पढ़े, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं वो वेस्टर्न कंट्रियों में पढ़े हों, वो अमेरिका में पढ़े हों, ऐसा नहीं है। वो अपने ही देश में पढ़े, अपने ही देश की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके दादा ने यूनिवर्सिटी बनाई थी 57 में, तब उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो सरकार के करीब आ गए और वो सरकार में काम करने लगे। हालांकि वो अपने पिता की 8वीं संतान, पुत्रों में वो 7वें पुत्र और अपनी माँ की वो 6ठी संतान है। उनके पिता की वो 3री बीवी की संतान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो लेकिन 6ठे नंबर का बेटा अपनी माँ का, अपने पिता के 8वें नंबर का पुत्र या 8वें नंबर का बच्चा और 7वें नंबर का पुत्र, ऊपर के 6 को वो पार करते हुए प्रिंस सलमान बनता है, क्राउन प्रिंस बनता है। क्राउन प्रिंस का मतलब है अगला
प्रिंस अगला जो बादशाह होगा, जो सुल्तान होगा, वो वही होंगे, अगले क्राउन वही होंगे। ये उनके यहाँ की व्यवस्था है। खैर, लेकिन जिस प्रकार से क्राउन प्रिंस ने या प्रिंस सलमान ने वहाँ सऊदी अरेबिया की भूमि पर रिफॉर्म किया है कि आज 1500 साल पुरानी जो बातें हैं उनको साइड करते हुए यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो कुरान की आयतें अब इररिलेवेंट हो गई हैं, उन कुरान की आयतों को अब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा भी एक स्टेटमेंट उधर से आया था, यानी कि कुरान की इररिलेवेंट, अभी उन्होंने मतलब अब फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो छांटने को दिया है कि कुरान की वो आयतें जो उस समय उतरी थी, क्या वो आज भी रेलिवेंट हैं, और जो इररेलिवेंट हैं उनका क्या करना है। इस पर एक काउंसिल बैठी हुई है, उस पर विचार चल रहा है। हालांकि मेरा भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति, आयु उनकी 40 वर्ष रही होगी, उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि जो प्रिंस सलमान कर रहे हैं इसकी वजह से सऊदी अरेबिया गुलाम हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया गुलाम होगा। ये सभी मदरसों में और हिंदुस्तान के, मुझे लगता है कि जो 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 मस्जिदें हैं उसमें तकरीर के रूप में ये बातें चल रही हैं, क्योंकि 2-3 लोगों ने वो सेम बात कही। अब वो उनका कहना है कि फिर यहूदियों का शासन हो जाएगा, पूरे ग्रेटर इज़राइल बनेगा। ग्रेटर इज़राइल बनने के बाद फिर ईसाइयत का शासन होगा, घोड़े पर बैठकर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, और फिर उसके बाद ये रिफॉर्म होगा, वो रिफॉर्म होगा, फिर ईसाई भी ख़त्म हो जाएंगे और केवल इस्लाम का शासन संसार में होगा। और सऊदी अरेबिया को ये अल्लाह दिमाग दे रहा है, ये पहले से तय है कि सऊदी अरेबिया ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया रिफॉर्म कर रहा है। सऊदी अरेबिया अपने यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम बदल रहा है, वो विश्व के साथ चलना चाहता है, वो 1500 साल पीछे नहीं चलना चाहता। उन्होंने जो 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 अब किया, जो आज का डिसीज़न है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा नया फार्मूला आ गया। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में गुलाम बनाना या कनीज़ें रखना जायज़ है, और जो इस बात को मानते हैं, जो इस्लाम के ट्रू फॉलोवर अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो उस समय था, आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, हम उसको ही मानेंगे और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जीसीसी जिसको कहते हैं, उसमें जीसीसी में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। इनमें जो वर्कर संसार के दूसरे कोनों से आता है, वो गुलाम की तरह होता है या कनीज की तरह होता है। और पहले इसमें ये होता था कि ये इनके वीज़ा रख लिए जाते थे, इनकी बिक्री हो जाती थी, इनको खाने पीने का वो दिया जाता था केवल, और 24 घंटे काम करवाया जाता था, और इनके वीज़ा पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे। ये सब कुछ इन कंट्रियों में चलता था। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कुछ अच्छे, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई चला गया तो वहाँ तो ठीक रहता है, लेकिन वहाँ के लोकल जो स्पॉन्सर हैं, जो उसका मालिक है, वो उसका मालिक होता था और इनको गुलामों की तरह रखा जाता था। हालांकि वो हिंदुस्तान से जो लोग जाते हैं, उन लोगों को, या दूसरे देशों से जो लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमें तो वहीं अच्छा लगता है क्योंकि इस्लामिक शासन है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं कि महिलाओं की तरफ अगर देख भी लिया तो गोली से उड़ा दिया जाता है, क्राइम किया तो तत्काल मृत्युदंड, आँख के बदले आँख, कान के बदले, वो इस्लामिक कानून चलता है ना वहाँ। तो इंडियन पिनल कोड की बजाय या भारतीय बीएनएस की बजाय वहाँ अभी भी इस्लामिक कानून चलता है। इसलिए इस्लामिक कानून इतनी कड़ाई से चलता है, सिविल नहीं क्रिमिनल भी। और मज़े की बात यह है कि वो गिरफ्तार करते हैं तो एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वहीं सीसीटीवी पूरे के पूरे एरिया में लगे हुए हैं, तुरंत उसको सजाए, तुरंत सजा और काम खत्म। बहुत अच्छा। हालांकि उसके उसके वो प्रोविज़न भी रहते हैं कि भाई अपील कैसे जाएगी, ये कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा। लेकिन जीसीसी के ये जो 5.5 मतलब 55-60 लाख डोमेस्टिक वर्कर आता है दूसरे देशों से, इनके अधिकारों के लिए उन्होंने इसको रखा है। इसको कहते हैं माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स, MDW। माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स के मामले में सऊदीया में 14 कैटेगरी उन्होंने बना के रखी हैं। उन 14 कैटेगरीज़ में वो कहते हैं कि ड्राइवर है, नैनी है, नर्स है, कुक है, टेलर है, फार्मर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, प्राइवेट स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट है, और तमाम तरह के ये सब उनके यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। 20 लाख लोग जो वो कहते हैं कि सर्वेंट और हाउस क्लीनर्स हैं, घरों में रहते हैं, उनको ज़्यादातर इसमें 60%
महिलाएं होती हैं, यानी कि विश्व भर से महिलाएं काम करने के लिए, वहाँ सर्वाइव करने के लिए जाती हैं, वो घरों में पहुँचती हैं और उनके साथ क्या होता होगा ये तो भगवान जानता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 20 लाख महिलाएं हैं, मतलब घर के वर्कर्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 18 लाख वहाँ ड्राइवर हैं। सऊदीया इन कंट्रियों में से एक ऐसा अकेला कंट्री है जहाँ पर मेल डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो मेजॉरिटी में है, लगभग 70%। बाकी जगह तो सब दूसरा हाल है। सऊदी अरबिया ने इस विषय पर जो काफिला सिस्टम था, ये बात मुझे आज समझ में आई कि लोग कहते हैं काफिले के साथ आए। ये जब इसको काफिला को पढ़ा कि भाई काफिला सिस्टम वहाँ चलता है बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, और काफिला सिस्टम जब सामने आया तो, या जॉर्डन में, लेबनान में, काफिला सिस्टम का मतलब है कि उसके इन स्पॉन्सरशिप में, स्पॉन्सरशिप मतलब जो उसके कनीज़ हैं, जो उसके गुलाम हैं, जो उसके नौकर हैं, उनको सबको मिलाकर वो काफिला बनता है, और जो बनाता है वो कफील कहलाता है। यानी कि कफील एम्प्लॉयर है, मालिक है, कफील एम्प्लॉयर है, और काफिला वो है। तो लोग कहते हैं अपना काफिला लेकर चले आए, पूरे काफिले के साथ है। पूरे काफिले मतलब सारे, अब भविष्य में इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सारे नौकर, चाकर, गुलाम, कनीज सबको लेकर चले आए जो उनके पास हैं। तो काफिला उसको कहा गया। तो पहले काफिला सिस्टम चलता था कि भाई उनका एक मालिक होगा, वो मालिक अपने हिसाब से तय करेगा, और मालिक उनके लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉई एब्यूजमेंट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, जेंडर बायस वायलेशन होता था। मतलब जेंडर वायलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि महिलाएं अगर हाउस होल्ड काम करती होंगी तो वो तो कनीज़ें हैं, और जो नौकर काम करते हैं वो बाहर से आए हुए हैं। अब शेख वहाँ रहता है, शेख के आगे, वो असली मुसलमान अपने आप को कहते हैं, शेख के आगे कोई नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को वो हिंदी कहते हैं और उसको त्रेम दर्जे पर रखते हैं। सऊदी अरबिया और इन कंट्री की खास बात यह है कि ये नॉन मुस्लिम अदर देन कंट्री से आता है उसको दूसरे स्थान पर रखते हैं। जैसे हिंदू को वो बड़ा सपोर्ट करते हैं या बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मुस्लिम अगर हिंदुस्तान से आता है तो उसको त्रेम दर्जे पर, ऐसे बहुत लोगों से मेरी बात हुई जो लोग कहते हैं कि भाई वो उन कंट्रियों में सम्मान नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, ये बड़े सवाल हैं। अब डोमेस्टिक वर्कर तो लेकिन वहाँ जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो ऑयल इंडस्ट्री का मामला है। वहाँ ज़मीन से तेल निकाला, एक बाल्टी बेच लिया, इतने में खर्चा निकल आएगा। तो क्या है कि इन देशों में चूंकि ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री है, ऑयल बेस्ड इनकी इकोनॉमी है, तो भाई ऑयल तो राज्य का होता है, शेखों का होता है, उनकी लीजें हो सकती होती हों, जो भी प्रोसीजर रहा हो, लेकिन पैसा है। अब जिनके पास अगर धन है तो कर्मचारी रखने चाहिए, ऐशो आराम करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पर चलना चाहिए, बड़े बड़े वो करने चाहिए। सवाल ये पैदा हुआ कि इससे जो पूरी सिस्टम बना, इसमें ये कहते हैं कि भाई लोग भूखों मर रहे हैं संसार में, तो हम अपने यहाँ उनको बुलाते हैं, उनको उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं। मिडिल इनकम कंट्री जो हैं या लो इनकम कंट्री या पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले कंट्री हैं, वो हमारे यहाँ, और ये इंटरनेशनल यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई 10 बड़े सोर्सेज में से है जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो अपने देशों को पैसा भेजते हैं। उनके देशों की इकोनॉमी इनके यहाँ काम करने से चलती है। आज की तारीख में पाकिस्तान जैसे देशों की भी इकोनॉमी कुछ ऐसे ही चलती है कि इन देशों में जाते हैं और वो इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता था। शुक्रवार के दिन क्या नहीं कर सकते, घर में कोई आवाज़ नहीं लगा सकते, अजान जिस समय हो रही हो उसने, मतलब उनका एक सिस्टम है, ये करना पड़ेगा। इनके पासपोर्ट वीज़ा जब्त कर लिए जाते थे, फ़ोन उनके पास रखा जाता था, डोमेस्टिक वर्कर्स को कन्फाइन करके काफिला सिस्टम में रखा जाता था। इसके अलावा इनको भोजन की व्यवस्था सही से नहीं होती थी, इनके जो बीमारी शिमारी है उसका भी इलाज नहीं होता था, क्योंकि क्या है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं और कीड़े मकोड़े अल्लाह ने इनके लिए ही भेजे हैं। हेल्थ केयर की भी व्यवस्था नहीं थी। ये सब समस्याएं वहाँ पर थीं। लेकिन अब व्यवस्था जो क्राउन प्रिंस ने की है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग सऊदी अरबिया में लगभग 26 लाख भारतीय लोग हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट सबसे संसार में, मतलब सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा लोग भारतीय हैं, 26 लाख के लगभग। इनका कहना था कि अब इनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं
उन वर्किंग कंडीशंस में सुधार करने की आवश्यकता है। और इस कोड में जो परिवर्तन उन्होंने किया है वो परिवर्तन ये है कि भाई अब इनके वीज़ा नहीं वो किए जाएंगे, 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, इनको वीकेंड में छुट्टी देनी होगी। साल भर अगर आपके यहाँ नौकरी करते हैं तो कम से कम 1 महीने के लिए इनके ट्रैवल अलाउंस भी वो कंपनी देगी या वो एम्प्लॉयर देगा, और इनके आने जाने का खर्चा, और उसके साथ पेड लीव का मतलब है कि पेमेंट भी देना होगा और एक महीने के लिए साल भर में अपने घर भी जाना होगा। भारत की महिलाएं तो बड़ी खुश हो जाएंगी कि उनके पति वहाँ जाते थे 3 साल 4 साल 5 साल, हालांकि बच्चे वो यहाँ होते रहते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ गए हैं पतिदेव तो मियाँ गए हैं, मियाँ 4-5 साल बाद लौट कर आएंगे क्योंकि वो देता ही नहीं जाने को। लेकिन अब कानूनन सऊदी अरबिया ने ये सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया है। कहा है कि इनके हेल्थ केयर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, इनके लिए पॉलिसी आपको खरीदनी पड़ेगी, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉई जो वर्कर आया है वो कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है। एम्प्लॉयर अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो फिर उसको 1 महीने का एडवांस पेमेंट देगा। इससे उनका वीज़ा ख़त्म नहीं होगा, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास वो काम करने के लिए, एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए वहाँ गए हैं और एम्प्लॉयर के साथ काम करते समय वो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी कंपनी में क्विट कर सकते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा वर्किंग वीज़ा है और वर्किंग वीज़ा पर वो आए हैं। अगर जितने दिन का वीज़ा बना है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी उनका वीज़ा जब्त करके रखेगा, उनका पासपोर्ट जब्त करके रखेगा, उनकी फ़ोन जब्त करके रखेगा। ये सारी चीज़ें अब खुली करनी पड़ेंगी। इन्होंने जो वर्कर्स के वेज हैं, यानी कि उनका जो पेमेंट है, वो सऊदी अरबिया सरकार के मिनिमम वेजेस के तहत देना पड़ेगा। जिस रेट पर रिक्रूट किया गया है उस पर ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जो एम्प्लॉयर है उसको पनिशमेंट, यानी कि शेख को पनिशमेंट की भी व्यवस्था इस कानून में की गई है। अगर आप कानून नहीं मानते हैं और जो यहाँ से घास कूड़े की तरह लेकर रखे हैं उनको बंद करके रखते हैं, उनको कॉन्फिस्केट करके रखते हैं, उनका वीज़ा पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस गलत होती हैं, उनका हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं करते, उनकी छुट्टी की व्यवस्था नहीं करते, 10 घंटे से ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं, मिनिमम वेजेस नहीं देते, ये सारी बातें अब निरर्थक हो गई हैं। उन्होंने कहा इस पर पनिशमेंट भी करेंगे अगर आपने बाहर के लोगों को सताया तो। यानी कि सऊदी अरबिया ये कह रहा है कि जो गुलामी का सिस्टम था, वो उस गुलामी का सिस्टम भले ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के माध्यम से आता हो, भले ही वो किसी तरह से आकर्षित होकर यहाँ काम करने आता हो, वो अब सभी स्वतंत्र रूप से वैसे काम कर सकते हैं जैसे अपने देशों में काम करते हैं। अब उनके और की जो उनकी जो कुदशा है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर बड़ी ओहापोह मची हुई थी, उनको इस कानून के माध्यम से रिलीफ दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट की फ़ीस है, पहले रिक्रूटमेंट की फ़ीस होता क्या था कि रिक्रूटमेंट हिंदुस्तान में लगा दिया जाता था, यहाँ पर तमाम दुकानें खोली होती थी और वो मुस्लिम ही होते थे, दुकानें खोली होती थी, सऊदीया का वीज़ा लगवा देंगे चले जाओ। अब सऊदीया का यहाँ से वीज़ा लग गया, चला गया। वहाँ जब पहुँचा तो उसने कहा कि तुम्हें जिसने हायर किया था उसको मैंने 5 लाख रुपए दिए, पहले 5 लाख वो कटेंगे, या 10 लाख रुपए दिए, पहले 10 लाख वो कटेंगे। तो एम्प्लॉयर के जो एम्प्लॉयमेंट का फ़ीस है, एम्प्लॉयर के रिक्रूटमेंट की फ़ीस है, वो भी उससे ही काटते थे कि हम तुम्हारे सैलरी में से काट लेंगे। यहाँ पर वो तय करके जाता था, हाँ ठीक है तुम्हारा पैसा है, हम तुम्हें फ्री में यहाँ से भेज दे रहे, वहाँ ये कंपनी में या ये घर में काम करना है और उसमें जो तुम्हें सैलरी मिलेगी वो हमको दे देना। वो उससे भी ले लेता। और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसने कहा देखो जब तक मेरे पैसे मैंने रिक्रूटमेंट का दिया नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा वीज़ा जब्त है, तब तक तुम्हारा पासपोर्ट जब्त है, तब तक तुम्हारा ये जब्त है, वो जब्त है। ऐसी कोई भी संभावना को अब ख़त्म कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वीज़ा और ये तुम जब्त नहीं कर सकते, दूसरा रिक्रूटमेंट के पैसे भी तुमको देने पड़ेंगे, वहाँ जहाँ से वर्कर को लाए हो उसका खर्चा भी किराए का आपको ही देना पड़ेगा और ये पैसा कटेगा नहीं। आपको रखना हो रखो, आपको हिंदुस्तान से कुछ कर्मचारी चाहिए तो आप वहाँ रिक्रूटमेंट खोलिए, लेकिन पेमेंट आप करेंगे, इसके पैसे से नहीं कटेगा जो यहाँ काम करने आया। ना ही उसके ट्रैवल का अलाउंस यहाँ आप कटवा सकते हैं। आप वहाँ रिक्रूटमेंट करिए, फ्री में लाइए, फ्री में ले जाइए, साल में एक बार उसको 1 महीने के लिए अपने घर जाने दीजिए। दिन में 10 घंटे की वर्किंग कंडीशन रखी गई है, उससे ज़्यादा करवा नहीं सकते और उसकी हेल्थ केयर और ये सब की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा से, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ में सोचा नहीं जा सकता वैसा कानून बनाकर इनिशिएट किया है कि वो जो 1400 साल से इस्लामिक गुलामी, काफिर, ये वो सब चल रहा है, वो सब ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए
एटलीस्ट हिंदुस्तान का मुसलमान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान तो बहुत खुश नहीं दिखाई देगा। जो लोग हाँ नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो तो खुश दिखाई पड़ेंगे कि भैया उनको भी अब कुछ वहाँ सऊदी अरेबिया में गए हैं तो वो अब गुलाम कनीज़ की तरह नहीं रहेंगे, वो भी कुछ रहेंगे। लेकिन बाकी तो जो 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 यहाँ के कट्टरपंथी हैं, जिनको वहाँ रिक्रूट करने से मना कर दिया गया है, मौली यूएई ने पहले ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या पाकिस्तान के जो लोग थे जो नमाज अजान करवाते थे, वो उनको सबको पहले ही भगा दिया था, क्योंकि ये काम कम और भड़काते जाता है। इस्लाम का मतलब कम जानते हैं ऐसा कहते हैं, और ये इस्लाम को बदनाम ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा समस्याएं खड़ी करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो प्रिंस सलमान को हमको ये कहना पड़ेगा कि प्रिंस सलमान ने रिफॉर्म शुरू किया है, पूरे संसार को अडॉप्ट करना चाहिए, पूरे संसार के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे और यहाँ पूरी फ्रीडम हमेशा से रही है। यहाँ कभी गुलाम और कनीज़ नहीं रहे हैं। वो रहते थे, अभी भी हैं, यहाँ नहीं रहे। अगर अपने घर वापस आते हैं तो ये समस्याओं से उनको निजात मिल ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।